कोई बात नहीं, हजारों जगह पढ़ाया, कहीं भी देख लेना यार। नॉलेज हर जगह छोड़ता आया हूं कि बच्चों को तकलीफ ना हो, वो कहीं पर भी खड़े हो तो दिख जाए हम लोग। आप मंजिल बैच में चले जाओ, मंथन बैच में चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, सब जगह। आप आप चंद्रमा पे भी चले जाओगे तो वहां पर भी मिलेगा, टेंशन ना लो, बहुत जल्दी वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, मजाक खत्म करते हैं, वापस आते हैं। देखो, तुम लोग पढ़ लो, क्योंकि तुम लोगों को समझना है, हमें तो आता है, ठीक है। और बच्चे यहीं पे रोते धोते हैं कि यार सर इक्विवेलेंट वेट पता नहीं क्या चीज होती है, डरावनी टाइप की। तो गौर सुनो, तो जरा देखो, 4 ग्राम ऑक्सीजन कितने से कंबाइंड हो रहा है? 40 से। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से जो कंबाइंड होगा वो क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट होगा। क्लियर है ये? 8 ग्राम ऑक्सीजन से जो कंबाइंड होगा वो क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट। तो 4 ग्राम ऑक्सीजन से कितना कंबाइंड हो रहा है? 40। तो 8 ग्राम से कितना कंबाइंड होगा? तो यार सिंपल सी बात है, 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा 80 ग्राम मेटल। तो इसका मतलब मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 80 ग्राम आ गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 80 ग्राम हो गया है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो लैंग्वेज के फॉर्म में आएगा, इस तरह का, इसी तरह का हैलाइड का आएगा। मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करके इतने ग्राम मेटल क्लोराइड बना रहा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बताओ। तो प्योर डिफिनीशन लगानी है और कुछ नहीं करना है। बुकों में ऐसा क्वेश्चन बड़ा अफलातूनी तरीके से किया गया है, ठीक है। बहुत दिन तक मैं भी डरता रहा, जब थोड़ा सा समझदार हुआ तब पता चला ये तो बहुत फर्जी चीज है। देखो, बुकों में क्वेश्चन ऐसे लिखे होंगे, एक मैंने इसी पर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी दिया है। 4 ग्राम ऑक्सीजन एटम कंबाइंड विद सर्टेन वेट ऑफ मेटल given 24 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज। बताओ आंसर। 4 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम मेटल से कंबाइंड हो रहा है? कौन है मार खाएगा सुबह सुबह? 4 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम मेटल से कंबाइंड हो रहा है? ये मेटल ऑक्साइड का वेट है। हाँ देखो, अपने को डिफिनीशन पे टिके रहना है। 4 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है 20 ग्राम मेटल से। किसी ने कहा सर कैसे? अरे भाई हमें भी कुछ बता लेने दो, बहुत मुश्किल से सीखा है, बता लेने दो यार, समझा करो यार, है ना। अब तुम्हारे जितना टैलेंट नहीं है, मगर जितना है उतना तो यूज कर लेने दो। तो देखो, ये मेटल ऑक्साइड का वेट है, मेटल का नहीं है। देखो लिखा है 24 ग्राम ऑफ इट्स मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का वेट दिया है। तो डिफिनीशन क्या है कि ऑक्सीजन किस एटम से कंबाइंड होता है? मेटल ऑक्साइड से थोड़ी कंबाइंड होता है। आपने बोला है 8 ग्राम ऑक्सीजन जिस वेट से कंबाइंड होगा उस वेट को, उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। तो जरा बताना, 24 में से ऑक्सीजन कितने ग्राम है? 4 ग्राम। तो 20 ग्राम कौन है? मेटल। तो इसका मतलब 4 ग्राम ऑक्सीजन 20 ग्राम मेटल से कंबाइंड हो रहा है। तो 8 ग्राम कितने से कंबाइंड होगा? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, बात समझ गए? बुक में इस क्वेश्चन को ऐसे लगाया है, वो पहले रिएक्शन लिखते हैं। अब उतना टैलेंट हम में और तुम में दोनों में नहीं है, दोनों लोग फंस जाएंगे। अब वो कहते हैं इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। या फिर एक फार्मूला कहीं कहीं बुकों में देखा होगा, ठीक है, कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 100, ऐसे करके। तो ये सब फर्जी चीजें हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन ही नहीं है यार। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पेन ही नहीं चलाना है, सिर्फ डिफिनीशन याद हो। 4 ग्राम से कितना कंबाइंड हो रहा है? 20। 8 ग्राम से कितना होगा? बस खत्म हो गया यार, इसमें कुछ कहानी लिखनी नहीं है। मगर ये समझने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं भी पहले बुक का ही करता था, मुझे भी कैसे आएगा, तुम्हारी तरह तो था, तुमसे भी कमजोर था। जब धीरे धीरे पढ़ा तो समझ में आया ये फर्जीपना फैला रखा है ये तो ध्यान रखिएगा, आपको वही क्वेश्चन वैसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूं, ना आया आप मेरे से आके पूछ लो। तो बात समझ पाए? 4 ग्राम से कितना कंबाइंड हो रहा है? 20 ग्राम। तो 8 से कितना होगा? 40। तो बस आंसर क्या होगा? 40। अब यही क्वेश्चन मैंने क्लोरीन पे बना दिया कि भाई 3.35 ग्राम क्लोरीन एटम
combined with required amount of metal and form 24 gram metal chloride. Calculate equivalent weight of metal. तो डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट. अब क्लोरीन कहा गया है तो क्लोरीन वाली डिफिनीशन लगाना कि 1 मोल क्लोरीन या 35.5 ग्राम क्लोरीन जिस वेट से कंबाइंड होगा वो वेट उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट होगा. तो समझ गए ऐसा क्वेश्चन कैसे करोगे. तो एटम के इक्विवेलेंट से दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. एक ये वाला, एक ऐसा, सॉरी इस तरह का, और कोई नहीं आएगा. आपने इस जगह पे एक फार्मूला किसी बुक में पढ़ा होगा कि स्पेसिफिक हीट इनटू एटॉमिक वेट इक्वल टू 6.5. कभी कभी देखना कहीं कहीं लगाया है. ये फार्मूला आप में से किसी को नहीं पढ़ना है, ठीक है. इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता है. ये एक एक्सपेरिमेंट होता है. 1998 में एक बुक आई थी आरसी मुखर्जी. भाई साहब ने इसका एक पहले क्वेश्चन डाला, उसका एक ही एडिशन आज तक आया है. भाई साहब ने पहले इस एक्सपेरिमेंट का एक क्वेश्चन डाल दिया. वो खिंचते खिंचते अब सब जगह पहुंच गया है. वो हम में से किसी के सिलेबस में नहीं है, ना जेई के सिलेबस में आज तक कभी क्वेश्चन आया है, और नीट का तो मतलब दूर दूर तक नहीं है. हो सकता है किसी बुक में मिल जाए तो आप उस क्वेश्चन को करिएगा ही नहीं, ना उस फार्मूले को याद करने की कोई जरूरत है. ठीक है, मैं बताता जाऊंगा कहां कहां जो है फर्जीपना है. तो अब जरा देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल. अब इस बच्ची की बात पे आगे कोई इधर से पूछ रहा था कि मॉलिक्यूल होगा तो कैसे निकालोगे. अब आ रहा है मॉलिक्यूल पे. अब जरा देखो यार, हमें एक बात पता चल गई कि एटॉमिक वेट का जो इक्विवेलेंट वेट होता है क्या होता है, और वो वेरिएबल होता है. अब मॉलिक्यूलर वेट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा. तो जरा बताना मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलता है. मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलता है, सम ऑफ एटॉमिक वेट. तो वही डिफिनीशन इक्विवेलेंट वेट की है, कोई अलग डिफिनीशन थोड़ी है. देखिए इक्विवेलेंट वेट की डिफिनीशन क्या है, जरा ध्यान दीजिए. सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उनके इक्विवेलेंट वेट का सम कर दो तो मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट आ जाता है. कैसे, छापना नहीं, जरा इधर देखिए. जैसे ये वाटर है तो पहले मैंने कहा इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कैसे निकाला जाता है, आप क्या करते हो, सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल. तो कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, टोटल आया. अब मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट निकालो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर. तो देखो कैसे लिखा जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम. इसमें एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई नहीं चलता है. चेक करो यहां 2 का मल्टीप्लाई नहीं लगा है. 2 एटम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके इक्विवेलेंट वेट को सम करना है विदाउट मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी. चेक करो यहां 2 का है, यहां नहीं है. हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट, ऑक्सीजन का 9 आ गया. तो डिफिनीशन कोई अलग है ही नहीं. जो तुम पढ़ते हो वो डिफिनीशन नहीं है, वो फार्मूला है. उस फार्मूले को ही तुम बता देते हो क्योंकि डिफिनीशन हमें में पता ही नहीं है. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक, सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, है ना. तो जरा देखो बच्चों, अब यहां पर बस एक बात ध्यान रखना, एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई नहीं होता है. देखो एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई नहीं है. आप सभी बच्चे ध्यान दे लो अच्छे से. अरे इधर ध्यान दो, लड़ो नहीं यार, आओ, है ना. लड़ने के लिए अभी हम भेजेंगे तुम्हें बॉर्डर पे टाइम आने पे, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है. तो देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम जोड़ दिया. बच्चों ने कहा सर आपने बना दिया. हमने कैसे, बच्चों ने कहा अभी पीछे पढ़ा क्या है, वेरिएबल होता है, और यहाँ पे वैल्यू डाल के बैठ गए हो. जब वेरिएबल होता है तो वैल्यू कैसे याद है आपको, है कि नहीं. तो देखो आपको चालाकी से क्या है, बेवकूफ बनाया गया. पीछे लिख के आया हूं वेरिएबल होता है और यहाँ पे वैल्यू डाल दी, है ना. तो इस वजह से ये जो डिफिनीशन है ये सही है, मगर प्रॉब्लम ये है कि एटम का इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल होता है.
तो तुम लिखोगे कैसे? डिफिनीशन तो यही है कि सम करना है, मगर सम कैसे करोगे जब नंबर ही नहीं पता है? वाटर का तो अभी मैंने पीछे निकाला है, इसलिए मैंने सम करके दिखा दिया आपको। डिफिनीशन कहां गया? डिफिनीशन समझाने के लिए मैंने क्या किया, सम करके दिखा दिया, क्योंकि वाटर का हम निकाल के आए हैं। वाटर में ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 1 होता है। ये बेस है, ये बेस है कि हाइड्रोजन का 1 मानो। अब उसी ऑक्सीजन का 16 भी तो आया है, देखो, है कि नहीं? तो हमें कैसे पता चलेगा 8 डालना है, 16 डालना है, 32 डालना है, 5 डालना है? क्योंकि वो वेरिएबल है। इसमें हमें पता है क्योंकि तुमने निकाल के दे दिया है। अब H2SO4 में हमें कहां पता है कि उस ऑक्सीजन का 8 होता है कि 16 होता है? तो इसलिए ये प्रॉब्लम आई कि नहीं यार, ये डिफिनीशन तो सही है, मगर इससे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो ये हुआ कुछ ऐसा करो बच्चे कर पाए। तो डिफिनीशन क्या होती है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है, एटम के इक्विवेलेंट वेट का सम होता है। मगर आप निकाल क्यों नहीं सकते हो? क्योंकि वो वेरिएबल है। तो इसका हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म यूज करते हैं। कैसे? जरा देखना। यदि मैं बच्चों इसको ऐसे लिख दूं तो कोई बुरा मानेगा? यार एक को 2/2 तो लिख ही सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई बुरा नहीं मानेगा। अच्छा, जब तुम कह रहे हो तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। 2 एलसीएम ले लिया, 16 2 18, 2 एलसीएम ले लिया, ठीक है। अच्छा, जब तुम कह रहे हो सब सही चल रहा है तो मैंने ये लिख दिया। अठारह क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर वेट में किसी नंबर से डिवाइड करने पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल निकल आता है। और मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट चीज है, तो कम से कम पूरे क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज है जो हम अपनी तरफ से रख सकते हैं। अब हमें सिर्फ ये निकालना है। पहले क्या था? ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। अब कम से कम सिर्फ एक नंबर निकालना है। ऊपर वाली चीज तो हमें ऑटोमेटिक आती है। तो इसको बना दिया गया फार्मूला कि भाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल, जो आप लोग पढ़ते हो वो फार्मूला है, वो डिफिनीशन नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट बाई, अब इस नंबर को हमने एक नया नाम दे दिया, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, जो जिसका मन हो, ठीक है, क्योंकि सब लोग अपना अलग अलग नाम देते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल क्या हुआ? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो ये हमारा बच्चों फार्मूला आ गया। ये देखो, बात समझ गए? यहां तक कोई टेंशन? यदि कहीं से एन फैक्टर जुगाड़ बन जाए तो हम किसी भी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तक तो कहानी सही चल रही है, पूरी फिल्म समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अच्छा, अब ये हुआ कि यार एन फैक्टर मिल जाए तो खेल हो जाएगा, हमें दिक्कत नहीं आएगी, हम क्वेश्चन को निकाल लेंगे। एन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा? तो अब कहानी उस पर आ गई। तो जनरली मॉलिक्यूल कौन होते हैं? एसिड होते हैं, बेस होते हैं, सॉल्ट होते हैं। तो हमने कहा यार चलो इनके एन फैक्टर निकालना आपको सिखाते हैं। तो हम लोग आए एन फैक्टर ऑफ एसिड। तो देखो, एन फैक्टर ऑफ एसिड क्या होता है, जरा ये आपको समझाते हैं, गौर सुनिएगा। एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने के लिए जितने मोल बेस खर्च होते हैं, एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने के लिए जितने मोल OH आयन खर्च होते हैं, उन नंबरों को ही एन फैक्टर ऑफ एसिड कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ OH आयन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एसिड। एक मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में जितने मोल OH आयन खर्च होंगे, तो उन OH आयन के नंबर को एसिड का एन फैक्टर कहोगे। क्या? एक मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में, एक मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में जितने मोल OH आयन खर्च होंगे, उनके नंबर को एसिड का एन फैक्टर कहा जाएगा। तो बच्चों ने कहा सर लिख भी दो, तो देखो हमने लिख दिया, टोटल मोल ऑफ OH आयन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ
एसिड। एक मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में जितने OH आयन खर्च होते हैं उससे उस एसिड का एन फैक्टर कहते हैं। तो अब जरा देखो यार बच्चों, गौर से समझिएगा। जैसे HCl है, HCl को न्यूट्रलाइज कराने में कितने OH खर्च हो रहे हैं? देखो, एक मोल एसिड है, कुछ नहीं लिखा है तो कितना है? एक मोल। एक मोल एसिड के न्यूट्रलाइज कराने में कितने मोल खर्च हुए? देखो, एक खर्च हुआ है? तो एन फैक्टर ऑफ HCl 1, H2SO4 यहां कितना है? एक मोल H2SO4 को न्यूट्रलाइज कराने में कितने मोल OH आयन खर्च हुए? देखो, एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में कितने मोल OH आयन खर्च हुए? 2। तो एन फैक्टर कितना है? 2 है। एन फैक्टर कितना है? 2 है कि नहीं? एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में OH कितने खर्च हो रहे हैं? 2। तो एन फैक्टर कितना है? 2। क्लियर है? अब आप काउंट क्या कर रहे हो? OH आयन के नंबर है। इसी वजह से एन फैक्टर ऑफ एसिड का नाम रखा जाता है बेसिसिटी। इसका नाम होता है बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्यों है जबकि है तो एसिड? क्योंकि काउंट किसको कर रहे हो? OH आयन को कर रहे हो, बेस को कर रहे हो, इसीलिए नाम बेसिसिटी है। तो जरा देखो, एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में जितने OH खर्च हो रहे हैं, एक खर्च हो रहा है इसलिए एन फैक्टर 1, 2 खर्च हो रहा है इसलिए एन फैक्टर 2। ठीक है? क्लियर है? मगर ये कोर डेफिनेशन है। अब हमें जल्दी जल्दी भी करना है। मक्कार नाम के भी तो कोई चीज होती है कि नहीं, और वो हम लोगों में कूट कूट के भरी है। तो जरा देखो, यदि मक्कारी वश हमें थोड़ा इजी फॉर्मेट चाहिए कि नहीं यार इसमें तो थोड़ी सी दिक्कत है सर, तो मैं भी कह रहा हूं हाँ दिक्कत है, मैं भी इसको यूज नहीं करूंगा, मगर कोर डिफिनीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। कहां यूज होगी अभी बताऊंगा। अब जरा देखो, तो मैंने कहा यार ठीक है, तुम्हारा मन है तो तुम ये काउंट कर लो। क्या? टोटल मोल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ एसिड। एक मोल एसिड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, जितने OH आयन खर्च होते हैं उतने ही H आयन खर्च होते हैं। ये रिएक्शन मैंने 3-4 जगह पढ़ाई है। ठीक है? कंसंट्रेशन में पढ़ाई है, स्टैक्योमेट्री में पढ़ाई है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाई है, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाई है, आज भी वही पढ़ा रहा हूं, अलग क्यों पढ़ाऊंगा। तो देखो, जितने H आयन खर्च होंगे उतने ही OH आयन खर्च होंगे। तो जितने H आयन काउंट कर लो या OH आयन काउंट कर लो, बात तो एक ही है। तो हम लोग शॉर्टकट में क्या काउंट कर लेते हैं? H आयन। H आयन काउंट करना ही चाहिए, क्यों? उसके लिए रिएक्शन नहीं लिखनी पड़ेगी। एक मोल में कितने मोल H आयन? तो एन फैक्टर 1। एक मोल में कितने मोल H आयन? एन फैक्टर 2। मगर कौन से H आयन काउंट करने? देख लो मैंने क्या लिखा है, हमें H नहीं काउंट करना है, एसिडिक H आयन काउंट करना है। तो बच्चों ने कहा यार आप ना कोई काम सीधी तरीके से क्यों नहीं करते हो, हाइड्रोजन ना लिख के एसिडिक हाइड्रोजन लिखे, तो आप बताओगे कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या है, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन है कि एसिडिक हाइड्रोजन है। तो देखो, एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन, हैलोजन से अटैच हाइड्रोजन, हमें इन्हीं की जरूरत है। वैसे 1-2 केस और है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है। ये सब एसिडिक हाइड्रोजन है, इनके अलावा कोई दिखे तो वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो हमें कौन से हाइड्रोजन काउंट करने हैं? एसिडिक हाइड्रोजन काउंट करने हैं, हाइड्रोजन काउंट नहीं करने हैं। तो जरा देखो, HCl में 1, इसमें 2। अब मैंने कहा यार जरा इसमें बताइए, देखो डरना नहीं है कि रोने धोने लगो, एसिटिक एसिड। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो एन फैक्टर कितना है? गलत बताओ, सही बताने की थोड़ी हो रही है। हाँ भाई, देखो नीट में सिलेक्शन यदि खुद चाहिए तो आंसर गलत या सही खुद देना पड़ता है। ठीक है? जो आंसर देगा उसका सिलेक्शन होगा। फिर तुम कहोगे लो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों होगा? क्वेश्चन तो दूसरा सॉल्व कर रहा है तो सिलेक्शन भी उसी का होगा ना।
अब या तो भाई अपनी इज्जत और ईगो बचा लो कि नहीं यार हमारी तो क्लास में बहुत इज्जत है। आधे से ज्यादा लोग नाम नहीं जानते हैं, आधे से ज्यादा लोग पहचानते नहीं है, आधे से ज्यादा लोगों का किसी से कोई लेना देना नहीं है। किस तरह की इज्जत, किस तरह का ईगो, बताओ। अरे भाई तो जिसको, एक मिनट, जिसको भी ना है, जिसको भी ना है वो अपना खुल के पूछे, रोना धोना ना मचाए कि नहीं यार वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। अरे ये अपने बारे में तो सोच नहीं पाते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे है? बात समझ रहे हो ना? दोनों लोगों के लिए बता रहा हूं, गर्ल्स के लिए भी बॉयज के लिए भी। आप अपना क्वेश्चन पूछो, बस दुनिया क्या कह रही है उससे अपने को लेना देना नहीं है। आप अपना क्वेश्चन पूछो, आपको लगता है कि समझ में आ गया तो आंसर बता दो, नहीं समझ में आया तो भी आंसर बता दो। गलत बताओगे तो ये तो हुआ ना कि नहीं मैंने जो कैलकुलेशन की वो गलत थी, नहीं तो तुम क्या है ढाल बना के चलते हो, नहीं मैं बताता तो सही बताता है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी जो है फर्स्ट रैंक के लिए अप्लीकेबल है, क्यों? क्योंकि उनका मानना जिस दिन मैं पढ़ के जाऊंगा उस दिन 720 आएंगे, और पढ़ के मैं पूरे साल नहीं जा रहा हूं, तो अभी भी वो 720 ला सकते हैं ना, क्योंकि उनके दिमाग में अभी है कि अभी मैं पढ़ के कहां जा रहा हूं, ये तो बिना पढ़े 400 आ रहे हैं, अभी जाने तो दो मुझे पढ़ के, और वो कभी नहीं जाएंगे पढ़ के। तो चलो, तो जरा देखो, ये हाइड्रोजन जो है कार्बन से अटैच है, हमें एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए जो ऑक्सीजन से अटैच हो, तो ये एक है, तो एन फैक्टर एक। जैसे हमारा ये देखो, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो हमारा एसिटिक एसिड में एन फैक्टर कितना बनना है? 1। अब बच्चों ने जिद की तो मैंने कहा S3PO4, S3PO4 का फिगर ये है, तो एन फैक्टर कितना आ रहा है बताओ? जो पढ़ाया है बस वो लगाओ, जो पढ़ाऊं वही लगाओ, क्यों? क्योंकि जो आपको पढ़ाता हूं ना वही मुझे भी आता है, मैं भी वही लगाता हूं, मैं कुछ अलग नहीं लगाता हूं, बता रहा हूं, क्योंकि मुझे आता नहीं है, तो जो पढ़ाता हूं वही मैं भी लगाता हूं। यदि तुम्हें नहीं आएगा तो मुझे भी नहीं आएगा, क्योंकि उतना ही तो मुझे भी आता है यार। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 3, एन फैक्टर 3। अच्छा, अब आप जिद कर रहे हो तो ये लिख देता हूं, अब फास्फोरस से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है कि नहीं? हमें क्या काउंट करना है? एसिडिक हाइड्रोजन। फास्फोरस से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, तो 1 2, तो एन फैक्टर कितना? 2। अब तुमने कहा नहीं ऐसा थोड़ी होता है, एक और एग्जांपल दीजिए, तो मैंने कहा लो इसका फिगर ये है, बताओ भाई, क्लियर? अब जिद कर रहे हो तो इसका भी बता दो, बताओ, ऑप्शन दे दिया, कितना दिया जाए? सोच लो भाई, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है, फास्फोरस से नहीं होता है ना, तो यहां तो सल्फर से अटैच है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2। क्लियर है? H2SO4 का भाई है। देखो यदि सल्फर को ऑक्सीजन बना दो तो H2SO4 हो गया, नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। कहीं पर भी ऑक्सीजन सल्फर से चेंज हो जाए तो थायो वर्ड जल जाता है, इसका नाम होता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? ऑक्सीजन की जगह तुमने एक सल्फर लगा दिया है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड ही लिखा है, बस एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया सल्फर से, तो ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। वैसे अपने को इतना काम नहीं है इसका। तो एन फैक्टर समझ पा रहे हो एसिड का? क्लियर? सही है? तो अब बच्चों ने कहा सब सही चल रहा है सर, आप ही परेशान हो, आप ही को अपने पे कंफ्यूजन है, हम लोगों को थोड़ी ना है। तो मैंने कहा लो भाई कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एन फैक्टर ऑफ H2SO4, एक क्वेश्चन ये है। बच्चों ने कहा एक क्वेश्चन हम नहीं करते हैं, और दो, तो मैंने कहा लो एन फैक्टर ऑफ H2SO4 इन गिवन रिएक्शन,
अब जरा देखो यार बच्चों, जब कभी भी मैंने जो एन फैक्टर आपको निकालना सिखाया तो रिएक्शन से सिखाया, तो जब आपको डायरेक्ट मॉलिक्यूल देता है कि एन फैक्टर आप H2SO4 बताओ, एन फैक्टर आप एसिटिक एसिड बताओ, एन फैक्टर आप ऑक्जेलिक एसिड बताओ, एन फैक्टर आप H3PO4 बताओ, रिएक्शन नहीं दे रहा है, मान के चलते हैं कि जितने एसिडिक हाइड्रोजन है सब के सब पार्टिसिपेट करेंगे। हम ये मान के चलते हैं जितने एसिडिक हाइड्रोजन है सब के सब पार्टिसिपेट करेंगे। कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? तो एन फैक्टर दो। किसी मॉलिक्यूल का जो एन फैक्टर पूछा जा रहा है तो हम क्या मान के चलते हैं कि जितने एसिडिक हाइड्रोजन है सब के सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है H2SO4 का एन फैक्टर बताओ, मैंने कहा दो। मगर जब कोई रिएक्शन दे देगा तो हमें रिएक्शन में देख के आंसर बताना है। वो कह रहा है एन फैक्टर ऑफ H2SO4 इन गिवन रिएक्शन, तो अब गिवन रिएक्शन में एन फैक्टर निकालते हैं। अब जो ये है ना, जितना आप पढ़ के आए वो सब फर्जी है। यदि कोर डिफिनीशन गायब है तो ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत आएगी। जिन क्वेश्चनों में तुम फंस रहे हो ध्यान रखना, वहां कोर डिफिनीशन गायब है, इसी वजह से फंस रहे हो, नहीं तो सारे इजी क्वेश्चन है। टोटल मोल ऑफ OHN रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एसिड। अब जरा देखो यहां कितना लिखा है, 1 मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में कितने OH खर्च हो रहे हैं? एन फैक्टर दो। 1 मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में कितने खर्च हो रहे हैं? 1, एन फैक्टर 1। 2 मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में कितने खर्च हो रहे हैं? 1। 2 मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में 1 खर्च हो रहा है। डिफिनीशन क्या है? 1 मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में कितने खर्च होंगे? तो 2 मोल में 1, तो 1 मोल में आधा, तो H2SO4 का एन फैक्टर आधा, H2SO4 का एन फैक्टर 1, H2SO4 का एन फैक्टर 2। तो किसी भी मॉलिक्यूल का एन फैक्टर कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन लिखी क्या है। देख लो आप, मगर आप हमसे पूछो कि H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है, हम 2 बताएंगे। तुमसे पूछा जाएगा 2 बताएंगे, क्योंकि रिएक्शन नहीं दी है। मगर यदि रिएक्शन देता है तो रिएक्शन में हम देखेंगे, और देखेंगे कैसे? बस अपनी डिफिनीशन लगाएंगे, डिफिनीशन से चेक कर देंगे। 1 मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में कितने OH खर्च हो रहे हैं? 1 मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में कितने खर्च हो रहे हैं? 1 मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में कितने खर्च हो रहे हैं? 2 मोल में कितने खर्च हो रहे हैं? 1, तो 1 मोल में कितने खर्च होंगे? आधा, क्योंकि डिफिनीशन 1 मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन की है। बात समझ पा रहे हो? सबको ये बात समझ में आई? कैसे निकालोगे? तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, इस तरह के आएंगे तो तुम कर ही दोगे, क्योंकि तुम पहले से भी करते आए हो। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। कर लोगे सब लोग? क्लियर है? अच्छा, अब मैंने कहा कि ये बताओ फार्मूला हमारा कहां है? ये क्या इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट से बड़ा भी हो सकता है? क्या इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट से बड़ा भी हो सकता है? ये ट्रू है या फॉल्स? बताओ, इसमें से कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं, कितने फॉल्स? तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट से बड़ा भी हो सकता है। बच्चे इस जगह पे गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका एन फैक्टर 1, 2, 3 होता है। मैंने इसीलिए ये पॉइंट उस समय क्यों नहीं पढ़ाया जब यहां पढ़ाया, उसका रीजन है मैं पढ़ाता तो एक्सप्लेन करना मुझे टफ होता है, और यहां पे क्या है, ऑटोमेटिक एक्सप्लेनेशन है। यदि एन फैक्टर की वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट से बड़ा आएगा। आप डाल के देख लो इसमें, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय हाफ, तो ये क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट का डबल आ गया। आ तो गया बड़ा है। तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा, किसी का इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। वो एन फैक्टर की वैल्यू पे डिपेंड करता है, वो एन फैक्टर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। एन फैक्टर लेस देन 1 है तो बड़ा होगा, एन फैक्टर ग्रेटर देन 1 है छोटा होगा, एन फैक्टर 1 है तो बराबर होगा, है कि नहीं?
ये बात समझ पा रहे हो कैसे लिख रहा हूं? एन फैक्टर, ठीक है, लेस देन 1 है तो बड़ा होगा, एन फैक्टर ग्रेटर देन 1 है तो छोटा होगा, एन फैक्टर बराबर 1 है तो बराबर होंगे। बात समझ गए? इन पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। वो स्टेटमेंट पूछेगा कि भाई क्या किसी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट, या कोई रिएक्शन ही दे दी। अब जैसे क्वेश्चन बनाने कई तरीके ना, मैंने कहा इस रिएक्शन का इक्विवेलेंट वेट बताओ, या मैंने कहा कि इस रिएक्शन के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 in given reaction is greater than its molecular weight. Equivalent weight of given reaction is equal to its molecular weight. ऑप्शन है, बस सही बनाने होते, कुछ भी बना लो यार, तो वो तो कुछ भी बना सकता है, तो ध्यान रखोगे। तो देखो इक्विवेलेंट वेट हमने निकालना सीख लिया और एन फैक्टर ऑफ एसिड निकालना सीख लिया। तो एन फैक्टर ऑफ एसिड क्या होता है? एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में कितने मोल OH आयन खर्च हो रहे हैं, ठीक है, पहला ये। दूसरा, एक मोल एसिड में कितने मोल एसिडिक H आयन है, वो काउंट कर लो जल्दी जल्दी के लिए। और जब रिएक्शन आए तो कोड डिफिनीशन से करो, कैसे करना है बता दिया, क्लियर है सबको? बच्चों ने कहा सर ठीक है, एन फैक्टर ऑफ बेस बता दिए कि एन फैक्टर ऑफ बेस क्या है, डिट्टो सेम है, जो एसिड के लिए जो जो बताया है वही बेस के लिए, मतलब 0.1% भी चेंज नहीं है, वही कॉन्सेप्ट वही सब कुछ। क्या? एक मोल बेस के न्यूट्रलाइजेशन में जितने मोल H आयन खर्च होंगे, तो टोटल मोल ऑफ H आयन required to neutralization of 1 mole of बेस, एक मोल बेस के न्यूट्रलाइजेशन में जितने मोल H आयन खर्च होंगे उससे उस बेस का एन फैक्टर कहेंगे। काउंट क्या कर रहे हो? एसिड, इसीलिए इसके एन फैक्टर का नाम एसिडिटी होता है। क्यों? क्योंकि तुम एसिड काउंट कर रहे हो। अब जरा देखो यहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं, गौर सुनिएगा। आपको जो OH आयन काउंट करने हैं वो OH आयन काउंट करने हैं जो मेटल से अटैच हो, क्योंकि जब भाई H आयन काउंट करो या OH आयन, बात तो एक ही है। तो शॉर्टकट में हम OH आयन ही काउंट करेंगे ना। जैसे एसिड में हमने शॉर्टकट में क्या काउंट किया? H आयन। तो बेस में शॉर्टकट में क्या काउंट करोगे? OH आयन। मगर कौन से OH आयन? जैसे एसिड में कौन से H आयन काउंट किए? एसिडिक। तो बेसिक में कौन से OH आयन काउंट करोगे? बेसिक। मगर वो खुद थोड़ी चिल्लाएगा कि मैं बेसिक हूं, जैसे एसिड खुद थोड़ी चिल्ला रहा था, हमने कंडीशन आपको बताई। वैसे यहां पर भी कंडीशन क्या है जरा देखो, मेटल से जब OH अटैच होता है तो वो आयनिक होता है। ये बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक। और जब ये बॉन्ड आयनिक होगा, पार्सली आयनिक होगा, तो जब ये बॉन्ड आयनिक होगा तो ये बेसिक होगा। और यही बॉन्ड जब कोवेलेंट हो जाता है तो यार ये एसिडिक हो जाता है, और इस एसिड का नाम रखा जाता है ऑक्सो एसिड। ये H2SO4 एसिड है, H2SO4 में भी तो OH बॉन्ड है, देखो किधर बनाया फिगर, ये देखो सब में तो OH बॉन्ड है, एलिमेंट OH बॉन्ड, एलिमेंट OH बॉन्ड, ये सब ऑक्सो एसिड है। तो यार एलिमेंट का यदि OH के साथ बॉन्ड बना है तो वो कुछ भी हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो एसिड बोला जाता है, और जैसे जैसे वो कोवेलेंट से खिसकते हुए आयनिक की ओर जाएगा तो वो बेस हो जाता है। NaOH मेटल का OH के साथ बॉन्ड है तो, मगर आयनिक बॉन्ड है तो वो बेस हो गया। तो हमें OH नहीं काउंट करने हैं कि जो उसमें तुम OH काउंट कर रहे हो, हमें बेसिक OH काउंट करने हैं। तो इसका मतलब वो OH मेटल से अटैच होना चाहिए, क्योंकि हमें बेसिक OH चाहिए। तो दिमाग में बैठा लो, OH नहीं काउंट करने हैं। कौन से OH काउंट करने हैं? बेसिक OH। बात आई हम कैसे पकड़ेंगे? तो मेटल से जो भी अटैच होगा वो बेसिक होगा या एम्फोटेरिक होगा, दोनों काम कर जाएंगे। आपको कैसे काउंट करने? मेटल से अटैच OH काउंट करने। फॉर एग्जांपल NaOH, OH किससे अटैच है? मेटल से। कितने हैं? एक, तो एन फैक्टर एक।
OH किससे अटैच है? तो N फैक्टर दो OH है एक मोल में। OH किससे अटैच है? मेटल से, तो N फैक्टर 3। सही चल रहा है? अच्छा, N फैक्टर बताओ एक। अच्छा रुक जाओ, तुम लोग इसको मेटल समझ बैठे हो। कार्बन है और CO है। अब ये मेटल से अटैच है, तो ये बेस ही कहां है? ये जानते हो क्या लिखा है? कार्बोनिक एसिड। ये देखो, तो वो घुमाएगा भी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख के दे देगा तुम कर लो। जैसे ये देखो, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है ये, बताओ। ये बोरिक एसिड है, H3BO3 है। ठीक है, इसको मैंने पढ़ाया था उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में। N फैक्टर एक प्रोटॉन इशू करता है, पानी से निकलता है। मैंने वहां इसको एक्सप्लेन किया है आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो आपको क्या काउंट करना है? आपको मेटल से अटैच एसिड, मेटल से अटैच OH आयन काउंट करना है। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आप नॉन मेटल से अटैच OH आयन काउंट कर रहे हो। मेटल से अटैच OH आयन काउंट करना है, उन्हीं को आप क्या कहोगे? N फैक्टर बोलोगे। N फैक्टर 0 कैसे होगा भाई? या तो OH अटैच होगा, और नहीं होगा तो वो कुछ और होगा ना भाई। किसी के पास OH नहीं है तो वो दूसरी कैटेगरी होगी, एसिड होगा या सॉल्ट होगा, तो उसका N फैक्टर एसिड के हिसाब से निकलेगा। सॉल्ट होगा तो उसका N फैक्टर सॉल्ट मेथड से निकलेगा, है कि नहीं भाई? HCl में OH नहीं है, तो HCl का N फैक्टर 0 थोड़ा हुआ, वो एसिड बन गया, तो एसिड के हिसाब से निकल रहा है। तो देखो, N फैक्टर समझ गए क्या? बेस का N फैक्टर क्या है? एक मोल बेस को न्यूट्रलाइज कराने में कितने मोल HN खर्च हो रहे हैं। या आपको सिर्फ OH आयन काउंट करने हैं, तो कौन से OH आयन काउंट करोगे? आयनिक OH आयन। आयनिक OH आयन का मतलब जो मेटल से अटैच हो। बच्चों ने कहा सर ठीक है, जरा एक बार आप कुछ क्वेश्चन दे दो। हाँ बेटा, कौन सा? बोरिक एसिड वाला। अच्छा, N फैक्टर ऑफ बोरिक एसिड एक्सप्लेन कर देता हूं, कुछ बच्चों को हो सकता है ना याद हो। एक क्वेश्चन ये, N फैक्टर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी बोरिक एसिड वाला एक्सप्लेन कर देते, ठीक है? N फैक्टर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन गिवन रिएक्शन। बताओ, इसमें रिएक्शन दी है तो N फैक्टर कितना बताओगे? जितने OH आयन अटैच है। मेटल से कितने OH आयन अटैच है? 2, तो N फैक्टर 2। अब इसमें क्या है? रिएक्शन दी है। अब जो पढ़ाया है वो देख लो। एक मोल बेस को न्यूट्रलाइज कराने के लिए कितने मोल H आयन खर्च हो रहे हैं? एक मोल बेस को न्यूट्रलाइज कराने के लिए कितने H आयन खर्च हो रहे हैं? एक, तो N फैक्टर 1। यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का N फैक्टर कितना है? 1। क्लियर है? अब बोरिक एसिड वाला एग्जांपल बता देता हूं। देखो, बोरिक एसिड ये होता है, H3BO3। अब देखो यार, H3BO3 को ही आप कहते हो, ये ऐसे लिखा जाता है और ये ऐसे फिगर है। अब मैंने इसका इक्वल सोल्यूशन लिया, पानी में डाला। तो किसी भी एसिड को पानी में डालते हो तो वो आयोनाइज होता है। HCl को पानी में डाला, आयोनाइज हो गया। H2SO4 को पानी में डाला, आयोनाइज हो गया। एस्टिक एसिड को पानी में डाला, आयोनाइज हो गया, है कि नहीं? अब गौर सुनना, यदि सेंट्रल एटम या उनके सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो पानी में आयोनाइज होते हैं। यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये तो समझ पा रहे हो? भाई के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ठीक है?
अब जरा देखो, जब पानी में डाला गया तो ये सबसे पहले अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। अब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। तो यदि ऑक्टेट को कंप्लीट करना है तो यार इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, कितने, एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। तो ये क्या करता है, वाटर का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो गेन कर लेता है, वाटर के OH आयन का, ऐसे। अब देखो क्या हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बैक बॉन्ड बेटा इसको नहीं कहेंगे, बैक बॉन्ड नहीं है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बैक बॉन्ड में क्या होता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। यहां पे ये लोन पेयर है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यूज नहीं है, है ना। तो चलो, कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब वो स्टेबलाइज कर गया। अब जरा गौर से देखो, एक मोल बेस कितने मोल एसिड पानी में रिलीज कर रहा है, एक मोल एसिड एक मोल एचायन रिलीज कर रहा है पानी में। तो भाई एन फैक्टर कितना, एक। एसिडिक एचायन चाहिए ना, एसिडिक एचायन कौन, जो पानी में दिखे, पानी में कितने दिख रहे हैं, एक ही तो दिख रहा है कि नहीं। तो ये कैसा है, ये जो H3BO3 है, ये मोनोबेसिक, मोनोबेसिक मतलब जिसकी एसिडिटी 1 हो, जो एक मोल एसिड एक एचायन इशू करता हो, जैसे HCl एस्टिक एसिड। तो मोनोबेसिक, बेसिक मतलब बेसिसिटी, मोनोबेसिक वीक एसिड होता है। वैसे इसको एम्फोटेरिक की कैटेगरी में डालते हैं, मगर एम्फोटेरिक जितने हैं सब वीक है, क्योंकि वो एज वेल एज एसिड एज वेल एज बेस है। इसका ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक। यदि किसी का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो उसका हाइड्रो ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, ये हाइड्रो ऑक्साइड ही तो है ना। तो जरा देखो, मोनोबेसिक वीक एसिड बोलते हैं, तो हमें तो सिर्फ एन फैक्टर की बात करनी थी। तो इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि एक मोल एसिड को पानी में डाला और एक मोल एचायन आया। चेक कर लो आप, इसकी बैलेंसिंग कर लो, बैलेंसिंग यही तो है। अब बताओ कितने मोल एसिड डाल रहे हो, चेक करो आप। देखो सब कुछ बैलेंस है, चेक करो। बोरान एक, बोरान एक, OH कितने, 3 और एक 4, 4 एटम बैलेंस है। तो एक मोल एसिड कितने मोल एचायन इशू कर रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना है, 1 है ना। तो ये थोड़ा अलग टाइप का है, और ये नहीं, जितने भी ऐसी हैं जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो हमेशा इसी तरह से प्रोटॉन रिलीज करेंगे, जिनके भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट ना कंप्लीट होने वाले सिर्फ एक ही ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13। 14 में सबके हो ही जाते हैं, तो 13 में जो एलिमेंट है वो यही करते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी यही करता है, आप पानी में डालो AlClO4 बनाता है, और ये अनस्टेबल होता है, 4 OH को होल्ड नहीं कर पाता है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। आप बनाते हो सोडियम मेटा एल्युमिनेट, यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो, एस ब्लॉक पी ब्लॉक कुछ आता हो, तो सोडियम मेटा एल्युमिनेट NaAlO2 ये है, इसमें Na लगा दोगे तो NaAlO2। मेटलर्जी में भी था, अब तो मेटलर्जी चैप्टर नहीं, अब तो शायद एस ब्लॉक भी नहीं है। तो एस ब्लॉक और मेटलर्जी में है, और पी ब्लॉक में बहुत कम है। तो चलो उसका हम लोगों को जरूरत नहीं है, ये बात समझ गए। तो चलो इसको खत्म करते हैं। हाँ, किधर हो, हाँ पूछो बेटा, इक्वेशन देखनी ना, ठीक है। अच्छा, तो बात समझ पाए। तो एसिड का एन फैक्टर यदि पता है तो डिक्टो बेस का भी वही है, सेम कॉन्सेप्ट है। इतना सभी कॉन्सेप्ट आपको चेंज नहीं करना है, सेम स्टेटमेंट सेम कॉन्सेप्ट चिपका देना है। अब बात आती है सॉल्ट की, कि सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालोगे। एसिड में कोई दिक्कत है, बेस में कोई दिक्कत है, कंफर्म है। अच्छा, अब बच्चे जिद कर रहे हैं तो सॉल्ट, सॉल्ट तो सबसे इजी है, कुछ करना ही नहीं होता है। टोटल पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज इन 1 मोल ऑफ सॉल्ट
एक मोल सॉल्ट में जितना पॉजिटिव चार्ज है या जितना निगेटिव चार्ज है, कोई एक। क्यों? क्योंकि क्या होता है? न्यूट्रल होता है। सॉल्ट क्या है? न्यूट्रल। तो जब सॉल्ट न्यूट्रल है तो कोई एक काउंट कर लो जो आपको इजी लगे, मगर कितने में? एक मोल सॉल्ट में। एक मोल सॉल्ट में जितना पॉजिटिव चार्ज है या जितना निगेटिव चार्ज है उसी को एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट कहते हैं। अब बात आई यार कैसे निकालेंगे? तो यार बहुत सिंपल है, देखो अब इसका एन फैक्टर क्या है? सोडियम पे कितना होता है? +1। 2 सोडियम है, +2। साइन लगाते नहीं है, एन फैक्टर एक पॉजिटिव वैल्यू है, ना प्लस ना माइनस। मान लो सोडियम नहीं आता है, सल्फेट पे -2। अब मैं तो कहता हूं कि आप एस ब्लॉक चले तो कैटायन देखो, डी ब्लॉक चले तो एनायन देखो, क्योंकि एस ब्लॉक के कैटायन फिक्स हैं, उनकी 2 ऑक्सीडेशन नंबर होती नहीं है। डी ब्लॉक में तो तुम फंसोगे, ये कॉपर +1 है कि कॉपर +2 है, Fe+2 है कि Fe+3 है, और कुछ का तो तुम्हें ऊपर चार्ज ही नहीं पता है। अब मैंने कहा जर्कोनियम के ऊपर, तो तुमने कहा यार जर्कोनियम के ऊपर के मॉलिक्यूल ही नहीं देखे। फिर Mn+2 से लेके +7 तक शो करता है, पता नहीं कैसा दिया है। तो आप निगेटिव आयन पे फोकस रखो, क्योंकि निगेटिव आयन के चार्ज फिक्स है और निगेटिव आयन नंबर में बहुत कम होते हैं, नंबर में बहुत कम होते हैं। आप काउंट करना शुरू करो, दोनों उंगलियां भर पाएंगी तब तुम थक जाओगे, तुम्हें याद करना पड़ेगा कि हाँ यार और बताएं। क्यों? या तो हेलोजन होते हैं, कार्बोनेट होता है, सल्फेट होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, फास्फेट होता है, साइनाइड होता है, वही 10-12 आयन में तो घूमते रहते हो। पॉजिटिव आयन बहुत है, डी ब्लॉक के पूरे एलिमेंट में कितनी सारी तो ऑक्सीडेशन नंबर है। फिर एफ ब्लॉक भाई साहब भी है, उनमें से कई के तो नाम भी याद नहीं है आपको, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर तो छोड़ ही दो। तो यदि एस ब्लॉक लगा है तो कोशिश करो मेटल काउंट करने की, क्योंकि वो फिक्स है, छोटे छोटे हैं, +1 +2। मगर यदि डी ब्लॉक लगा है तो कोशिश करो एनायन काउंट करने की, जैसे गलती ना हो, क्योंकि एनायन की भी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। आयन की सल्फेट के ऊपर हमेशा -2 होगा, फास्फेट के ऊपर हमेशा -3 होगा, हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा -1 होगा, कार्बोनेट के ऊपर हमेशा -2 होगा। तो आप आसानी से निकाल ले जाओगे। जैसे ये देखो, यदि मैं ऐसे लिख देता हूं तो आपको टेंशन हो जाएगी कि यार ये सर ने क्या लिख दिया है। ये देखिए, अब जर्कोनियम की थोड़ी किसी को याद है, मगर सल्फेट तो याद है कि सल्फेट 2 होती है और 2 सल्फेट लगे हैं, 4 हो गई। एन फैक्टर कितना हो गया? 4। जर्कोनियम का सॉल्ट है, जर्कोनियम के ऊपर +4 होता है, तो Zr SO4 का होल ट्वाइस। सल्फेट की हमें पता है -2 होती है और 2 सल्फेट है। इसी तरह ये देखो, अब मान लो पोटास एलम की करनी है, तो यार मैं एल्युमिनियम की देखूं, पोटेशियम की देखूं, इससे हमें क्या मतलब है? हमने देखा कितने सल्फेट लगे हैं, 1 और 3, 4 है। 4 है तो कितना हुआ? 8 है कि नहीं? कोई चाहे तो मेटल से भी कर सकता है, किसी एक से कर लो जो आपको ठीक लगे, जो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओ। सबकी अपनी अपनी पसंद है, जो आपको आता हो उससे कर लो। करना क्या है? या तो पॉजिटिव काउंट कर लो या निगेटिव, कि 1 मोल सॉल्ट में कितना पॉजिटिव चार्ज है या 1 मोल सॉल्ट में कितना निगेटिव चार्ज है। कोई एक चीज आप काउंट कर लीजिए, और जो काउंट कर लोगे वही एन फैक्टर हो जाएगा, वही एन फैक्टर हो जाएगा। कर लोगे आप लोग? अच्छा, जब जिद कर रहे हो तो मैंने पूछ लिया, ये आगे वाले बैठ के कर रहे हैं। एन फैक्टर बताओ। Hg2Cl2 बताइए, सोच लो, फिर मत कहना सर ने चांस नहीं दिया। बताइए। 2? हाँ, कौन है 1 वाला? 1 और 1 होगा। अच्छा, ओके। देखो बच्चों, मैंने आपको जो सिखाया है हमेशा उस पर डटे रहा करो। तुम्हें Hg के बारे में नहीं पता है, तो यार मैंने कहा था कि तुम मेटल पे क्यों कूद गए? आप अपना Cl पे डटे रहो ना, कि 2 Cl है, 1 Cl पे -1 होता है, 2 है 2। Hg पे कंफ्यूजन है कि यार ये +1 वाला है कि +2 वाला है, तो यार उस पे जा ही क्यों रहे हो? मैंने आपको बोला है डी ब्लॉक आए अपना उस पे चले जाओ, आयन पे चले जाओ, आसानी से निकाल लोगे। है, इस मॉलिक्यूल को मैंने लिखाया है,
जब मैंने लिक्विड सोल्यूशन पढ़ाया है, क्योंकि लिक्विड सोल्यूशन में वन टॉप फैक्टर निकालने के लिए फंसता है, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग थोड़ी अलग तरह की है। तो वहां पे मैंने इसको वन टॉप फैक्टर निकालने में बताया कि वन टॉप फैक्टर इसका जब आएगा तो तुम गलत कर दोगे, क्योंकि तुम इसको इस तरह ना ब्रेक करके इस तरह से ब्रेक कर दोगे, और इस तरह ब्रेक कर दोगे तो एन की वैल्यू अलग आ जाएगी, है ना। तो जरा गौर से देखो, एन फैक्टर कितना आया, 2। हमें कुछ नहीं करना है, या तो पॉजिटिव काउंट करना है या निगेटिव। कौन सा काउंट करना है, अपनी सुविधा के हिसाब से। डी ब्लॉक दिखे तो निगेटिव पे फोकस करो, क्योंकि उसके नंबर चेंज नहीं होंगे, और एस ब्लॉक दिखे तो मेटल पे फोकस करो, क्योंकि उसके नंबर चेंज नहीं होंगे और साथ साथ में छोटे होते हैं, इजी होते हैं कैलकुलेट करना, +1 +2। तो बच्चों ने कहा सर ठीक है, ये तो हमें बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा जब समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को करो। देखो ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है, इनको मैच करना है, ए बी सी डी। ठीक है, आपके पास क्या क्या लिखा है, SnCl2, ठीक है, Mn, MnCl4, S3PO4 और PQRS। इधर लिखे हैं इनके इक्विवेलेंट वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 4। 1 मिनट रुक जाओ। अब मैच बताओ, ए का क्या होगा, SnCl2 है, तो SnCl2 एक सॉल्ट है, तो Sn की 2 वैलेंसी होती हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम इसका मतलब क्या चाहे, एनायन पे जाए, Cl -1, 2 Cl है, तो इसका मतलब Q। अब यहां पर भी यार Mn में कुछ भी हो सकता है, 4 Cl है, 1 Cl पे -1, 4 Cl पे -4, तो S। अब S3PO4 एसिडिक हाइड्रोजन कितने होते हैं, 3। मेटल से अटैच कितने OH हैं, 1, तो LiOH, तो एन फैक्टर 1। ठीक है ना। तो देखो एसिड बेस और सॉल्ट के एन फैक्टर तो बच्चे मान लो कर ले जाएंगे। बच्चों ने कहा सर हमें जहां डर लगता है वहां तो आप बता ही नहीं रहे हो। हमने कहा कहां लगता है, बच्चों ने कहा हमें तो यहां दिक्कत है, उतनी देर से आप वो पढ़ा रहे हो, हम तो ये पढ़ना चाह रहे हैं। एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑब्लिक रिडक्शन। मान लो कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें मॉलिक्यूल एसिड बेस रिएक्शन नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है। आपने अभी एन फैक्टर पढ़ा एसिड का, एन फैक्टर पढ़ा बेस का, वो क्या करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन करेंगे। तो इसका मतलब अभी तक आप एन फैक्टर पढ़ रहे थे एसिड बेस रिएक्शन का। अब वो कह रहा है नहीं यार एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रही, रिडॉक्स हो रही है। तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो एन फैक्टर बताओ, और रिडॉक्स में होता क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उनका समी तो रिडॉक्स है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन का। तो यार इनका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इनकी डिफिनीशन। तो डिफिनीशन कोई बताए कि यार इनकी डिफिनीशन होती क्या है, यदि रिडॉक्स है तो बताइए, कोई भी बता दे। देखो जिस क्वेश्चन को आप ना कर पाना तो समझ लेना उस जगह पे डिफिनीशन लगी है। जितने भी एन फैक्टर वाले क्वेश्चन है, चाहे वो एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट हो, जिस क्वेश्चन में तुम अटक जाओ तुम समझ लेना उसमें कोर डिफिनीशन का यूज है, उसमें कोर डिफिनीशन का यूज है। जहां कोर डिफिनीशन का यूज होगा तुम वहीं अटक रहे हो। क्यों,
क्योंकि इस चैप्टर की डिफिनीशन ना तो बुकों में अच्छे से लिखी है और ना कोई बताना पसंद करता है, सब फार्मूले बता के बैठे हुए हैं। तो जैसे ही कोर डिफिनीशन का क्वेश्चन आता है तो बच्चा लटक जाता है, क्योंकि बच्चे ने फार्मूले याद कर रखे हैं और उसमें उसकी गलती नहीं है। जो कहीं दिखेगा वही तो वो करेगा, या तो मैं बताऊंगा तब आप करोगे, या बुकों में कहीं लिखा होगा तब आप करोगे। तो जिस क्वेश्चन में तुम अटक जाना, तुम अपने आप समझ लेना वहां कोर डिफिनीशन लगानी है, डिफिनीशन में ही गड़बड़ है इसका मतलब। तो डिफिनीशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखो, यहां पर भी यही है। अब इसकी डिफिनीशन बताता हूं। एक मोल मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कराने में, एक मोल, सारी डिफिनीशन एक मोल के लिए है, एक मोल मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कराने में या रिड्यूस कराने में, एक मोल मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कराने में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, तो एक मोल मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कराने में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन के नंबर को उस मॉलिक्यूल का एन फैक्टर बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन ऑक्सीडेशन ऑब्लिक रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। एक मोल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे उसे उसका एन फैक्टर कहेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में क्या कहते हैं? एक मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में जितना ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस आता है वो उसका एन फैक्टर होता है। एक मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में जितना ऑक्सीडेशन का डिफरेंस आता है वो उसका एन फैक्टर होता है। तो थोड़ा सा लिखता हूं फिर समझाता भी हूं। देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या ऑक्सीडेशन डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। एक मोल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे वो उसका एन फैक्टर होंगे, या जितना एटम की ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस आएगा वो उसका एन फैक्टर होगा। तो बच्चों ने कहा यार सर ऐसा नहीं है, आप कुछ एग्जाम्पल भी दो, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा यार बच्चे कह रहे हैं तो फिर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, बेचारे दुखी हो जाएंगे, अभी परेशान हो जाएंगे, रोने धोने लगेंगे, है कि नहीं? हाँ, चलो भाई डरना खत्म कराते हैं तुम्हारा। देखो ये एक रिएक्शन है, बैलेंस है, चेक कर लो। अब चेक कर लेते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। भाई की ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहाँ पे +2, Mn1 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 8 टोटल चार्ज यहां पर देखो 0 नहीं सॉरी +2, उधर भी +2। अब देखो यहां कितना लिखा है, 1 मोल। 1 मोल मॉलिक्यूल के रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं? तो बस एन फैक्टर इसका कितना है? 1 मोल मॉलिक्यूल के रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे वो उसका एन फैक्टर होंगे। 1 मोल मॉलिक्यूल के रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए? 5, एन फैक्टर कितना है? 5 है। बस अपने को यही ध्यान रखना, यहां देखना है 1 मोल, मान लो 2 लिखा होता 5 होता तो गलत था, फिर 2.5 आता। 1 मोल मॉलिक्यूल के रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे वो एन फैक्टर होंगे। अब जरा देखो डिफरेंस निकालो, यदि डिफरेंस निकालो तो भी 5 आ रहा है। देखो 7 और 2 कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 है, सेम ही आएगा। तो चाहे इस मेथड से निकाल लो चाहे इस। अब किस मेथड से कहां निकालना है? देखो ये वाला जब होता है इलेक्ट्रॉन वाला, ये हमेशा हाफ रिएक्शन में लगेगा,
क्योंकि फुल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आते ही नहीं है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होते हैं उतने रिड्यूस होते हैं, तो वो कट जाते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा होगा तो वो हमेशा आधी रिएक्शन लिखी होगी, मतलब या तो सिर्फ रिडक्शन लिखा होगा या सिर्फ ऑक्सीडेशन लिखा होगा। बैलेंस होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए। बैलेंसिंग अभी सिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो क्या करना है आपको, एक मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे उसको उसका एन फैक्टर कहेंगे। हाँ, क्या पूछना चाहते थे? 5 कैसे देखे, ये कि 5 कैसे आए, कैसे देखोगे? अच्छा, पेन से। बच्चा कह रहा कैसे लिख, बताता एक मिनट, अरे रुको यार, इतना खुश हो रहा है। देखो देखो बच्चे, इस बच्चे का जो कहना है वो तुम लोग भी समझ लो, ठीक है। उसका कहना है कि यार आपने अचानक 5 कैसे लिख दिए, तो देखो ये मैंने बैलेंस किया है, ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो सब लोग क्वेश्चन पूछो, कोई नहीं, वो तो मैं परेशान कर रहा था कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि बच्चे ने क्वेश्चन ये पूछा ना कैसे लिख दिए, तो मैंने कहा लिखने का तरीका तो एक ही है, ठीक है। तो देखो ये जो बैलेंसिंग है ये अभी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। जब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आएगा तो उस जगह सिखाऊंगा, हाँ परेशान ना हो। अभी मैं सिर्फ डिफिनीशन बता रहा हूं, तो डिफिनीशन में मैंने डायरेक्ट लिख दिए, बैलेंस करके आपको दिया है। अच्छा देखो, एक मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे वो उसका एन फैक्टर होंगे। जब बैलेंसिंग सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन कैसे जोड़े और घटाए जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, अब आपने कहा कि यार सर ठीक है, हाफ रिएक्शन जब भी आएगी तब इलेक्ट्रॉन वाला मेथड लगेगा, फुल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन मेथड लगेगा, तो उसके बारे में कुछ बताओ। तो आपने तो अभी डिफिनीशन लिखी है और कुछ थोड़ी लिखा है, तो गौर से देखिए जरा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है, और आवाज नहीं करो नहीं तो यार एनर्जी खत्म हो जाएगी मेरी, आपको डिफरेंस निकालना है। तो देखो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, गौर से समझिए। हम सपोज कर रहे हैं कि एक ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन ऐसी है, केस नंबर 1, देखो AX BY, ये एक मॉलिक्यूल है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर P है, ये इसमें गया AX1 BY1 में, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर Q है, सेम एटम पे है चार्ज, ए ये भी है, ए ये भी है ना। अब यदि मान लो Q बड़ा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यदि Q छोटा है इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। Q बड़ा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन। Q छोटा है तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, रिडक्शन, है कि नहीं। मैंने एक जनरल फॉर्म ले लिया है। अब मेरे से कोई कहता है इसका एन फैक्टर बताओ। अब देखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज नहीं कर रहा हूं, एन फैक्टर ऑफ AX BY मॉलिक्यूल। तो आप क्या लिखोगे, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है उसकी एटॉमिसिटी X मॉड, क्योंकि एन फैक्टर एक पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए मॉड, मॉड X मॉड P माइनस Q। इधर से इधर गए तो इसका एन फैक्टर निकल के आया। अब किसी ने कहा यार 2 मॉलिक्यूल है ना, तो बच्चे की मर्जी है अपना, उसने कहा सर AX1 BY1 का एन फैक्टर बताओ, इसका बताओ। यही काम करना इधर से इधर, X1 मॉड Q माइनस P। ये देखो, इसका पूछेगा तो इधर से इधर जाओगे, इसका पूछेगा तो इधर से इधर आओगे। किसका पूछ रहा है ये आपको क्वेश्चन में देखना होगा, करना वही है जिस एटम की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है, एटॉमिसिटी मॉड P माइनस Q। आप चेक करो यहां लगा है एटॉमिसिटी मॉड P माइनस Q, देखो कितना आया, ठीक है। हम लोग ये वाला मेथड खूब यूज करेंगे, क्योंकि ये तब आएगा जब आधी रिएक्शन लिखी हो और बैलेंस हो, नहीं तो ये वाला मेथड यूज ही नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वाला। ऐसा नहीं कि इस पर क्वेश्चन नहीं आ सकता है, आएगा। तो बैलेंसिंग में ये सिखाऊंगा भी।
ये बिना बैलेंसिंग के, इसमें बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो कैसे करते हैं, इसका एन फैक्टर पूछ रहा है तो क्या करोगे, एटॉमिसिटी, ठीक है, P माइनस Q। इसका पूछेगा तो इसके नीचे की एटॉमिसिटी Q माइनस P। बच्चे ने कहा ऐसा थोड़ी होता है सर, आप एग्जाम्पल लिख के दो। तो मैंने कहा ठीक है, देखो बस ये आला, ठीक है, बस ये खत्म कर दूं। देखो भूल जाऊंगा तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। और बहुत तेजी से याददाश्त जा रही है। देखिए, मीडियम एसिडिक हो या मीडियम, बस यही वाला पेज पढ़ाऊंगा, मतलब ये वाली हेडिंग कंप्लीट करा दूं, आधी अधूरी होगी तो छूट जाएगी। मीडियम एसिडिक हो या मीडियम बेसिक हो, गौर सुनिए, मीडियम एसिडिक हो या बेसिक, दोनों मीडियम में यही रिएक्शन रहेगी। जो मैं बोर्ड पे रिएक्शन लिख रहा हूं ये सारी रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। 90% क्वेश्चन में यही रिएक्शन यूज होंगी, क्योंकि आपके सिलेबस में KMnO4 K2Cr2O7 है, तो वो आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं देगा। तो जरा ध्यान रखना कब क्या चेंज होता है, तो इसलिए जरा सुन लो। K2Cr2O7 हमेशा Cr3 + में जाएगा, चाहे रिएक्शन एसिडिक मीडियम में चले चाहे बेसिक मीडियम में चले। अब हमसे कहा गया कि यार इसका एन फैक्टर निकालो, इसका तो एन फैक्टर कैसे निकलेगा, तो भाई कैसे निकलता है, देखो एटॉमिसिटी 2, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 6, यहां पर 3, तो लिखो 6 - 3, 6 आ गया। ठीक है, रिएक्शन भी याद ध्यान रखो और एन फैक्टर निकालना भी। अब जरा देखो इसके बाद ये रिएक्शन KMnO4 Mn2 पॉजिटिव, KMnO4 MnO2, KMnO4 K2MnO4, Na2H2O3, Na2S4O6, इसको हाइपो सोल्यूशन बोलते हैं। कभी कभी वो नाम लिख के छोड़ देता है, तो बच्चों को ये होता है कि ये क्या चीज है। अब गौर समझो, यदि KMnO4 हर मीडियम में अनस्टेबल होता है, कोई भी मीडियम हो तुरंत ब्रेक हो जाता है। एसिडिक मीडियम है तो KMnO4 हमेशा चेंज होगा Mn2 + में। एन फैक्टर कितना आएगा, Mn के नीचे 1, 7 - 2, 5। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 7 है और यहां पर 2 है। अब यहां पर 7 है, यहां पर 7 है, यहां पर 4 है, यहां पे 6। अब यहां पे ऐसा कब होगा, न्यूट्रल मीडियम हो या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। नीट 2023 का क्वेश्चन है ये, नीट 2023 में याला आया है, तो ध्यान रखना। अब एन फैक्टर 1, 7 - 4, 3। यदि न्यूट्रल मीडियम में चल रहा है तो KMnO4 MnO2 में जाएगा, यदि स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में चल रहा है तो भी KMnO4 MnO2 में जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल बेसिक मीडियम, यदि रिएक्शन सिर्फ बेसिक मीडियम में है तो ये होता है। एन फैक्टर 1, 7 - 6, 1 आया। तो ये सारी रिएक्शन आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज हो रही होंगी। सबसे ज्यादा ये और ये यूज होती है। अब ये हाइपो सोल्यूशन इसको बोलते हैं। अब यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 और यहां पे 2.5। एन फैक्टर निकालो, एटॉमिसिटी कितनी है, 2, 2 - 2.5, 1 आ गया। हम हमेशा लेफ्ट वाले का निकाल रहे हैं, राइट वाले का भी निकल सकता है, वही फार्मूला वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जरा देखो I2 से I निगेटिव कब जाएगा, I2 से IO3 निगेटिव कब जाएगा। तो देखो एसिडिक मीडियम है तो ये जाता है, एसिडिक या न्यूट्रल, हाँ, और स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ये जाता है, या बेसिक भी कहे तब भी यही भेजना, क्योंकि उसने तो कह दिया कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो आप तो हमेशा ये आला हमेशा आएगा, ये फ्रिक्वेंटली आएगा, और ये अचानक कहीं आएगा तो तुम गड़बड़ कर दोगे।
तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है। अब यहाँ एन फैक्टर निकालना है, तो एन फैक्टर तो तुम आराम से निकाल दोगे यदि तुम्हें सिचुएशन पता चल गई। 0 -1, -1 डालोगे +1 हो जाएगा। अब देखो 0 + 5, तो ये देखो एन फैक्टर 10 आ गया। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, आप ये मत सोचो कि रैंडम लिख रहे हैं, नहीं, बोर्ड पे जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूं वो दे रहा हूं जो क्वेश्चन में लगातार यूज होंगे। जैसे आप इनको करो तो आपका दोनों काम हो जाए, एग्जाम्पल के एग्जाम्पल मिल गए और इनको करके बैठे हो तो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओ। इसमें से बस एक दो और रह गए, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, ये देखो ये जाता है CO2 में। अब ऑक्जेलिक एसिड में क्या है +3, यहां क्या है +4, तो एन फैक्टर इसका कितना आएगा 2, 3 - 4, नीचे कितना है 2। अचानक मैं कार्बन की क्यों निकाल रहा हूं, मैंने क्या सिखाया, पहले डी ब्लॉक चेक करो, जहां जहां डी ब्लॉक था डी ब्लॉक की लिखी, फिर पी ब्लॉक चेक करो, पी ब्लॉक में सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, कार्बन, नाइट्रोजन, इनकी हैलोजन, इनकी बताइए, तो इसमें कार्बन था, कार्बन चेक कर दिया। जो रूल बताए वही लगा रहे हैं कि किसकी चेक करनी है। तो ऐसा भी बच्चे सोचते हैं कि यार आप तो जिसकी निकालते हो उसी में चेंज आता है, हम जिसकी निकालते हैं उसमें चेंज ही नहीं आता है तो आप कैसे पकड़ पा रहे हो, तो हम उसी रूल से पकड़ रहे हैं जो आपको सिखाया है। मैं सबसे पहले डी ब्लॉक निकालता हूं, फिर डी ब्लॉक नहीं है तो पी ब्लॉक में वही सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, कार्बन, इनकी, और कोई एक ही एलिमेंट होता है, हाफ रिएक्शन है तो कोई एक ही एलिमेंट है, चेक कर लो, सब रद्दी टाइप की लिखी है, देखो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, देखो ये सिर्फ एक है, सल्फर है, इसमें देख लो सिर्फ डी ब्लॉक का एक एलिमेंट, डी ब्लॉक एक, डी ब्लॉक एक, तो बहुत ज्यादा कुछ आपको परेशानी नहीं होगी कि नहीं यार हमें बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, आप जिद कर रहे हो तो एक और लिख देता हूं, अरे एक्चुअल में मैं शायद सुनने में गलती हो गई, अब हो गई तो क्या कर सकते हैं। इसका आंसर बताओ कि एन फैक्टर कितना आएगा, आपकी तरह तेज थोड़ी हूं, मुझे तो धीरे धीरे ही समझ में आएगा। सही है, कर लोगे, सब लोगों को कैसे करना है, चलो भाई जब तुम कहते हो, एक सिर्फ एक लास्ट, ठीक है, आप लोग समझ नहीं रहे हो, बड़ी मुश्किल में याद करके आया हूं, और फिर भूल जाऊंगा, फिर आप कहोगे। अब ये होमवर्क है, ठीक है, मैं तो लिख दूंगा यार, तुम्हें करना है। ये करके आइएगा, बस जितनी याद करके आए थे सब लिख दी। नेक्स्ट क्लास में एन फैक्टर अभी और है, मान लो 2 एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हो, 2 एटम रिड्यूस हो रहे हो, यदि रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है, इसके बाद नॉर्मेलिटी, बैलेंसिंग और फिर टाइट्रेशन के क्वेश्चन, तो अभी 2 क्लास लगेंगी इस क्लास को छोड़ने के बाद, कल भी यही चलेगा, परसों भी यही चलेगा, कल कॉन्सेप्ट ज्यादा रहेंगे, परसों सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिडॉक्स के होंगे। हाँ, क्या बना सकते हैं, एमबीएस क्या होता है, क्वेश्चन नहीं है अभी, क्वेश्चन अभी नहीं कर सकते हो, अभी पढ़ा, अभी मतलब बीच में बता दूंगा कब क्वेश्चन करने हैं, ठीक है।